एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी के बीच में क्लास 9th का 5वां चैप्टर का बहुत ही शानदार लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और जिस लेक्चर को जैसे ही आप लोग क्लिक किए होंगे वैसे ही जो है आपके मन में प्रश्नों का एक अंबार खड़ा हुआ होगा। और वो प्रश्नों के अंबार में आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर रहा होगा कि क्या यह एक लेक्चर से मेरा सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्या बस इस एक लेक्चर को देख लें तो मेरे एग्जाम के जो है जितने भी सवाल होंगे इस एक लेक्चर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरा जवाब एक ही है, हाँ भाई कंप्लीट हो जाएंगे। अब इससे ज्यादा आपको क्लास 9th में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये जो है आपका 5वां चैप्टर है जिसमें यूक्लिड ज्यामिति का हम लोग जो है परिचय देखते हैं, यानी कि जो है ज्यामिति से एक तरह से जो है परिचय करते हैं। और इस परिचय के साथ जो है हम लोग न जाने ज्यामिति कितने हार्ड सवालों को जो है सॉल्व करने योग्य बन जाते हैं। तो इसलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपकी परीक्षा में इसका वेटेज जो है मात्र 10 से 15 नंबर का ही है, लेकिन बता रहे ना इस चीज को अगर पढ़ोगे समझोगे तो इससे बहुत सारे सवाल, इवन बता रहे 10वां क्लास में भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाते हैं। और आप जब सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें के बहुत सारे कंसेप्ट जो है वहां पे लग रहे होंगे। और खास करके नाम यहाँ पे ज्यामिति है ना, तो ज्यामिति वाले सवालों में जो है इस चैप्टर के कंसेप्ट लग रहे होंगे। तो अगर आप जो है अगर आपके मन में जो है ये सवाल उत्पन्न हो रहा हो कि हम नहीं पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा, तो बबुआ आप गलत हो। आपको इसे पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ोगे तो गणित में जो है आप माने कि लूल हो सकते हो, और खास करके जो है ज्यामिति वाले सेक्शन में। इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सभी लोग एकदम जोश में एकदम जुनून के साथ क्या आप लोग तैयार हो? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो यस सर, अब क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है। देखो जी, आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो है यूक्लिड से ज्यामिति का परिचय करने वाले हैं। और इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, रेखा पढ़ेंगे, बिंदु पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे। ध्यान रखना, रेखा बिंदु जो है जो भी होता है, चतुर्भुज जो होता है, त्रिभुज होता है, कोण होता है, संपूरक कोण होता है, पूरक कोण होता है, ऋजु कोण होता है, पूर्ण कोण होता है, मतलब ना जाने क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, बता रहे ना, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। हाई टॉपिक टू बी कवर्ड में बस एक टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारे टॉपिक है। ऐसा समझ लो कि टॉपिक्स का अंबार हमने यहाँ पे रख दिया है, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट कंटेंट होने वाला है। पूरे के पूरे यूट्यूब में भी बेस्ट है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि पढ़ाने वाले आपके झक्कास सर हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर हम लोग जो है यहाँ पे ज्यामिति का डिफिनेशन देखना चाहें तो क्या है डिफिनेशन? गणित की वह शाखा जिससे विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों जैसे बिंदु हो गया, ठीक है, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि का एवं उनके बीच के पारस्परिक संबंध, यानी कि उन दोनों के बीच में क्या संबंध है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहेंगे जी? ज्यामिति कहेंगे। यानी कि बात को समझो, ज्यामिति जो होता है गणित का एक अलग ही शाखा है, एक अलग ब्रांच है। ये जो है एक अलग ही पूरा का पूरा जो है दुनिया है गणित में। गणित में ये जो है ज्यामिति एक अलग ही दुनिया है, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारे चीजों को, जैसे बिंदु, रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, मतलब कि न जाने क्या क्या हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, जितने भी ज्यामिति में जो है ये सब आकृति आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इनके संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं, इनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, इनमें क्या क्या खासियत होती है, कैसे कैसे जो है मैंने क्या चीज किसी चीज को मेजर करेंगे, क्या करेंगे, ये सब चीज जो है इसमें कवर होता है। ठीक है, तो ज्यामिति जो है एक अपने आप में गणित में एक दुनिया रखता है। गणित मान चलो कि पूरा का पूरा क्या है जी? ब्रह्मांड है, और उसमें से एक दुनिया है ज्यामिति। मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? ये बहुत ही ब्रॉड है, ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, जिसका शुरुआत हम लोग यहां से कर रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, बस परिचय है, इसका शुरुआत हम लोग यहां से कर रहे हैं। तो क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? अब आपको सर जी ज्योमेट्री जो होता है ये किससे बना है जी? तो ज्योमेट्री जो है ग्रीक भाषा के दो वर्ड, एगो जियो और एगो मेट्रॉन से बना हुआ है। ठीक है, जियो मतलब होता है पृथ्वी या फिर भूमि होता है, और मेट्रॉन मतलब होता है माप, यानी कि ऐसे समझ लो, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा समझ लो कि जो माने कि जियो का जो है माप है, जियो यानी कि जो है जो भी हम लोग मेजरमेंट नहीं करते हैं, मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पृथ्वी और भूमि से जो है रिलेट किया गया इसको, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना है, यहाँ पे पृथ्वी जो है गोला होता है, और वो भी जो है ज्यामिति का ही एक सेक्शन है। ये बात को समझो, ज्यामिति का ही वो एक सेक्शन है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना है, ज्यामिति के जितने भी आकृति होते हैं, मेरा कहने का मतलब समझो, ज्यामिति में जितने भी आकृति होते हैं उन सभी के जो है माप के बारे में हम लोग क्या करेंगे जी, ज्यामिति में अध्ययन करते हैं, यानी कि ज्योमेट्री में अध्ययन करते हैं। अच्छा ध्यान रखना, जिसमें भी मेट्री शब्द आता है ना, मेट्री शब्द, ठीक है, उस मेट्री शब्द का जो है आप लोग ध्यान रखना, बहुत बहुत हाईली चांसेस है कि ग्रीक वर्ड जो है मेट्रॉन से ही वो बना होता है। जैसे में ट्रिकोनोमेट्री, ठीक है, त्रिकोणमिति जो होता है, ट्राइगोनोमेट्री जो होता है रखना, ठीक है। तो जो ट्राइगोनोमेट्री होता है उसमें जो मेट्री है ना, वो मेट्रॉन से ही बना है। मेट्रॉन मतलब होता है माप, ठीक है। तो आप इस वर्ड का मतलब जो है जरूर याद रखिएगा, बहुत जगह काम आने वाला है। बहुत ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जो है मेट्री लगा होता है, और मेट्री में जो है ध्यान रखना, ये हाईली चांसेस होता है कि ग्रीक भाषा के वर्ड जो है मेट्रॉन से बना होगा, और उस मेट्रॉन का मतलब जो है माप होता है। इससे आपके न जाने कितने ऑब्जेक्टिव सरकारी नौकरी में जो है सॉल्व हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मेट्रॉन का जो है अर्थ जरूर याद रखना, माप, ठीक है। ये त्रिकोणमिति में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझोगे। तो ज्यामिति का जो है पिता यूक्लिड को कहा जाता है। देखो, ज्यामिति का पिता किसको कहा जाता है जी, यूक्लिड को कहा जाता है, ठीक है। आपसे जो है कोई पूछ देता है, वैसे कहीं पे कोई नौकरी वोकरी के एग्जाम में तो हमने नहीं देखा है, ना ही 9th क्लास के एग्जाम में देखा है, लेकिन जानकारी के लिए इतना बहुत जान लो कि ज्यामिति के बाबूजी कौन है जी, यूक्लिड। ज्यामिति के बाबूजी कौन है, बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ठीक है, वो कौन है जी, यहाँ पे जो है यूक्लिड है। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी, क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी। अच्छा, इनको क्यों कहा जाता होगा ज्यामिति के बाबूजी, ठीक है। तो देखो, बाबूजी जो है कहने का मतलब क्या है जी, बाबूजी कहने का मतलब यही है कि हो सकता है कि ज्यामिति का शुरुआत ही इन्होंने किया हो, या फिर ज्यामिति में जो इतने सारे चीजों का जो है खोज कर दिया हो, इतने सारे चीजों का जो खोज कर दिया हो, ठीक है, कि इनको जो है उसका पिता ही कहा जाने लगा हो, ठीक है। तो दो ही केस में जो है पिता कहा जाता है, ठीक है। तो यूक्लिड ने ऐसा क्या किया होगा, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, यूक्लिड ने जो है दोनों काम किया है। एक तो समझो कि ज्यामिति का स्टार्टिंग भी दिया, माने कि जो गणित में पढ़ने लायक जो ज्यामिति है उसको स्टार्ट किसने किया जी, तो यही यूक्लिड ने किया था। और ज्यामिति में बहुत सारे चीजों का खोज भी इन्होंने क्या चीज किया हुआ है, यूक्लिड ने, ठीक है। तो यूक्लिड जो है एक बहुत ही बढ़िया वाला गणितज्ञ था, ठीक है। और 10वां चैप्टर का जो है, 10वां क्लास का जो है पहला चैप्टर जो होता है यूक्लिड से ही तो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है यूक्लिड को भूलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत बार जो है आपके सामने जो है आने वाला है, ठीक है। कहने का मतलब जो है इनका नाम जो है आप लोग बहुत बार सुनेंगे, चाहे आप ग्रेजुएशन में क्यों ना चले जाएं, ठीक है। तो ये जो है नाम बहुत जरूरी है, इसको याद रखना, ज्यामिति के जो है पिता कहे जाते हैं। अब आगे समझते हैं, ध्यान रखना, अगर भारतीय गणितज्ञ का बात करें तो भारतीय गणितज्ञ जो है भास्कर है, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, इन्होंने भी जो है कुछ गणित में अपना योगदान दिया है। इन्होंने भी अपना जो है गणित में कुछ ना कुछ योगदान दिया है, और खास करके जो ज्यामिति में योगदान दिया है उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट करने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। देखो, तो भास्कर जो थे इन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को एक अलग विधि से जो है प्रमाणित किया है। जो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग का होता है ना, कर्ण का वर्ग बराबर जो है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है, ठीक है। तो वो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको जो है इन्होंने एक अलग ही विधि से जो है सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो ये जो है भास्कर है हमारे, कौन है जी, ये भास्कर है, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय को जो है एक अलग विधि से जो है सिद्ध करके दिखाया, प्रमाणित करके दिखाया, और ये भारतीय गणितज्ञ में से जो है एक गणितज्ञ हैं। आर्यभट्ट का नाम आप लोग जो है सुने होंगे, इन्होंने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, पिरामिड एवं गोले इत्यादि का जो है आयतन निकालने की विधियां जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो आर्यभट्ट साहब ने जो है एक और चीज का जो है मैंने दिया है हम लोग को, अंकगणित में जो है एक और चीज को जो है दिया हुआ है। तो अंकगणित में वैसा क्या चीज को दिया है, जरा सा एक बार कमेंट करके बताना। हम यहाँ पे ज्यामिति रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो ज्यामिति में ध्यान रखना, आर्यभट्ट जो है कैसी किया जी, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो है सूत्र दिए, ठीक है। पिरामिड हो गया, गोला हो गया, ये सब का जो है आयतन निकालने का जो है यहाँ पे सूत्र दिया, चाहे जो है विधि बताए कि ऐसे आप लोग जो है ज्ञात कर सकते हो। तो इनका भी जो है योगदान है ज्यामिति में। अच्छा, भारतीय गणितज्ञ जो है ब्रह्मगुप्त जो है हुए, ठीक है, इन्होंने क्या किया जी, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है जी, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है इसको थोड़ा समझो। इसका क्षेत्रफल जो है निकालने का इन्होंने जो सूत्र दिया है, ठीक है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो है एक वृत्त के परिधि पर स्थित हो। देखो ध्यान से, हम मान चलो कि वृत्त है, तो वृत्त के परिधि पर अगर जो है चारों शीर्ष स्थित है, ठीक है, तो इसको हम लोग जो है चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। अगर आप लोग को जो है हम यहाँ पे वृत्त बना के दिखाएं तो सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसमें आप लोग जो है समझने का प्रयास करो। 1 मिनट, ये नहीं बन रहा जी, 1 मिनट।
एक मिनट आप लोग जो है थोड़ा देर वेट करें। हम तो एकदम चक्रीय चतुर्भुज बना के ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है कि चक्रीय चतुर्भुज हमसे नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, बना दिया हमने। देखो ये जो है एक ऐसा चतुर्भुज है, इसमें ऐसा चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष कहाँ है जी, ये वृत्त के परिधि पर ही स्थित है। ध्यान रखना, चारों शीर्ष जो है वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो इस चतुर्भुज को हम लोग बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं जी, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको जी, चक्रीय चतुर्भुज हम लोग जो है बोलेंगे। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी, क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? तो आप कहोगे जी सर। तो इसी चतुर्भुज का जो है क्षेत्रफल निकालने का सूत्र कौन दिया था जी, ब्रह्मगुप्त साहब ने दिया था। ठीक है, इन्होंने जो है एक काम किया है। तो हम लोग के भारतीय गणितज्ञ जो भी हुए हैं, ठीक है, उनमें से कुछ गणितज्ञ ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है ज्यामिति में भी अपना योगदान दिया है, जिनमें से प्रमुख का नाम हमने यहाँ पे लिखा है। और भी बहुत सारे गणितज्ञ हैं, सबको हाईलाइट करना यहाँ पे जो है हमने जरूरी नहीं समझा। ठीक है, जो मेन हाईलाइट करने लायक था उसको हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। आप लोग को जो है यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा। तो क्या आप लोग तीनों बात याद रखोगे? क्या आप लोग तीनों बात याद रखोगे? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम याद रखेंगे। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ही याद रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ज्यामिति आधारभूत संकल्पनाएं अगर देखें ध्यान रखिएगा, यानी कि जो है हम लोग जो है ज्यामिति जो है जिससे स्टार्ट होती है उन चीजों को देखें तो उनमें जो है सबसे पहले बिंदु आता है, रेखा आता है, समतल आता है। ये सब जो है क्या होता है जी, ये सब जो है पद आपको शुरू में देखना पड़ेगा कि आखिर बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, यहाँ पे समतल क्या होता है, तल क्या होता है, ये सब चीज आपको जो है देखना पड़ेगा। देखोगे तो ज्यामिति को जो है समझोगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास करो। ये तीनों पद क्या चीज अपरिभाषित है, लेकिन यूक्लिड ने इनकी परिभाषाएं दी है। कहने का मतलब जो है बिंदु, रेखा और समतल, ये सब जो है अपरिभाषित है, इनका कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन यूक्लिड ने जो है फिर भी इसको परिभाषित किया है। तो हम लोग यूक्लिड के पदों में क्या करेंगे जी, इसके परिभाषा को देखेंगे। ये हम परिभाषा नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये तो पद का है जी, अपरिभाषित ही है, इनका परिभाषा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यूक्लिड ने जो है इतना गणितज्ञ जो है वो महान था, ठीक है, कि उन्होंने जो है इन सभी का जो है परिभाषा भी लिखा, दिया उसने परिभाषा। क्या आप लोग मेरे बात को सुन पा रहे हो जी? ठीक है, उन्होंने परिभाषा दिया, लेकिन इसका परिभाषा होता नहीं है। तो हम लोग आगे जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो मेरा परिभाषा नहीं होगा, वो किसका परिभाषा होगा जी, यूक्लिड साहब का परिभाषा होगा। इसका क्रेडिट जो है यूक्लिड साहब को जाता है, जिन्होंने जो है इतने महत्वपूर्ण चीजों का जो है परिभाषा दिया। अब आप कहोगे सर जी बिंदु का परिभाषा जान जाएंगे तो कौन चीज में महत्वपूर्ण है? आप सोचोगे ना, आप सोचोगे ना, लेकिन जरा सा सोचो, जरा सा सोचो। अगर आप बिंदु की परिभाषा नहीं जान पा रहे हो, ठीक है, तो हम पूरा का पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि आप स्पर्श रेखा को नहीं समझ पाओगे, स्पर्श बिंदु को नहीं समझ पाओगे। जब तिर्यक रेखा पढ़ोगे तो तिर्यक रेखा को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये सब बिंदु से रिलेटेड जो है चीजें को, मैंने कहा चीजें वहां पे जो है अगर बिंदु से रिलेटेड चीजों को नहीं जानोगे तो फिर आपको वहां पे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने, इनका जो है आप लोग थैंक यू बोलो कि इन्होंने ऐसे ऐसे चीजों का किया जी परिभाषा दिया। अब आपने जो भी शब्द आगे पीछे जो है सुना, तिर्यक रेखा सुना, चाहे स्पर्श रेखा सुना, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन आगे जाके क्या करेंगे जी, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इनको जो है एक बार थैंक यू बोलो कि इन्होंने जो है परिभाषा दिया, जिससे इन पदों को समझना का हुआ जी आसान हुआ। क्या आप लोग मेरे बात को सुन पा रहे हो जी? इन सभी चीजों को पढ़ना का हुआ जी आसान हुआ, समझना आसान हुआ, क्योंकि परिभाषा अगर नहीं मिलता, ठीक है, तो हम लोग जो है इन चीजों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते, एक कुर्सी इसका देख नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, ज्यादा बकैती नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधे से आते हैं बिंदु पर। बिंदु यानी कि जो है पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या होता है देखो, तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है, बिंदु जो है वो ज्यामितीय आकृति है, इस बात को ध्यान रखना। तो बिंदु वह ज्यामितीय आकृति है जिसमें ना लंबाई होती है, ना मोटाई होती है और ना ही चौड़ाई होता है, यानी कि जो है तीनों विमाओं में से कोई भी विमा नहीं होता है। बिंदु जो होता है बिंदु, ठीक है, उसमें कोई बीमा नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ही ऊंचाई होगा, तीनों में से कोई बीमा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, बिंदु को जो है हमेशा जब भी डिनोट कीजिएगा तो कैपिटल अल्फाबेट से, जैसे ए बी सी डी जो है जो भी चीज होता है कैपिटल ए बी सी डी में, उससे हम लोग जो है सूचित करेंगे। जैसे देखो बिंदु होता क्या, आप लोग जो है पेंसिल को एकदम बहुत ही ज्यादा नुकीला बना लो, बहुत ज्यादा नुकीला बना लो, बहुत जितना ज्यादा नुकीला तुम बना सकते हो बना लो। ठीक है, बस उसे एक बार जो है ऐसे टच कर देना। जब टच करोगे ना तो यहां पे जो है कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग जो है बिंदु बोलेंगे, और इस चीज को ऐसा माना जाता है काजी जी कि इसमें ना ही लंबाई है, ना ही चौड़ाई है और ना ही मोटाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, यही क्या है जी, बिंदु है। हालांकि इसको जो है जूम करोगे तो इसका जो है चौड़ाई निकाल पाओगे, लंबाई निकाल पाओगे, निकाल सकते हो,
बट हम बता रहे हैं कि बिंदु एक ऐसा चीज है जिसमें ना ही लंबाई है, ना ही चौड़ाई है, ना ही मोटाई है। समझ ना जी, मैंने बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म होता है वो चीज, बहुत ही अत्यंत क्या होता है जी, वो सूक्ष्म होता है, उसको हम लोग जो है बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है बिंदु है। अब इसको डिनोट करना है तो हम लोग बड़का एबीसीडी से डिनोट करेंगे। जैसे मान चलो कि इसको बिंदु को जो है हम ए लिखना चाहते हैं तो बड़का ए ही लिखेंगे, छोटका ए नहीं लिख सकते हैं, हमको परमिशन नहीं है, छोटका ए लिख ही नहीं सकते, बड़का ए ही लिखेंगे। जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, बड़का ए ही लिखेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये होता है आपका बिंदु। ये क्या होता है जी, बिंदु होता है। इस तरह से आप लोग जो है डिनोट कर सकते हो। बिंदु के बाद आते हैं सीधे से रेखा पे रेखा, यानी कि जो है लाइन पे आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो, रेखा वह है जिसमें क्या होता है, केवल लंबाई होता है, चौड़ाई मोटाई नहीं हो सकता है। ठीक है, रेखा वह है जिसमें सिर्फ लंबाई होगा, उसमें चौड़ाई मोटाई नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। हालांकि जो यहाँ पे खींचा गया है, अगर जूम करके देखोगे तो इसमें चौड़ाई आपको जो है दिखाई देगा, लेकिन चौड़ाई होता नहीं है। जब आप लोग एक्चुअल लाइन खींचोगे तो उसमें चौड़ाई नहीं होगा, खाली लंबाई होगा, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगा, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगा। अब जितना पतला खींच सकते हो खींच लो, सिर्फ लंबाई होगा, चौड़ाई होना ही नहीं चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, रेखा बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, रेखा बोलेंगे। ध्यान रखना। और जो रेखा होता है, देखो दोनों तरफ जो है तीर का चिन्ह दिया जाता है, दोनों तरफ क्या देते हैं जी, तीर का चिन्ह हम लोग जो है दे देते हैं। रेखा में दोनों तरफ क्या करते हैं जी, तीर का चिन्ह हम लोग जो है देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दोनों तरफ अगर तीर का चिन्ह है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि असीमित रूप से इसको लेफ्ट साइड भी बढ़ा सकते, नहीं इधर तो मेरा राइट साइड हो गया, इधर जो है क्या होगा जी, लेफ्ट साइड हो गया। लेकिन इधर देखोगे दानक है, अगर आप लोग इधर से देख रहे हो तो इधर क्या होगा जी, आपका लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा जी, आपका राइट होगा। तो दोनों साइड जो है आप क्या कर सकते हो जी, आराम से जो है बढ़ा सकते हो, असीमित रूप से। इधर जो है जहां लेके जाना चाहे लेके जा सकते हो, बलिया लेके जाओ तो, चाहे काची जी मैंने कि दिल्ली लेके चले जाओ तो, इधर जो है आप मैंने कहीं भी लेके चले जाओ। ठीक है, जैसे झारखंड लेके चले जाओ, देवघर लेके चले जाओ, कहीं लेके चले जाओ। ठीक है, तो आप जो है मैंने कहा जी इसको जो है दोनों तरफ असीमित रूप से जो है बढ़ा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को जो है समझ पा रहे होगे, आप मेरे बातों को जो है समझ पा रहे होगे। क्या आप लोग मेरे बातों को समझे? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पाए हैं। ठीक है, जब रेखा को डिनोट करने की बारी आएगी तो या तो हो सकता है कि आप जो है दोनों को जो है यहाँ पे बिंदु से डिनोट कर सकते हो, दोनों का जो है बड़का बड़का का जी एबीसीडी से डिनोट करेगा, या फिर जो है सीधे एक लाइन को जो है एक छोटका एबीसीडी का जो है लेटर से डिनोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे एल से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिनोट कर सकते हो, और रेखा को जो है दोनों दिशा में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये बात आपको हमने जो है बता ही दिया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। रेखा में जो है दोनों तरफ जो है तीर का चिन्ह देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तीर का चिन्ह देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे जो है एक दो और बातें बताएंगे, जैसे में जो है रेखाखंड के बारे में बात करते हैं। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट महोदय जो है काकिए जी, अच्छा टाइपिस्ट महोदय यहाँ पे जो है संकेत को दिखाएं। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ध्यान से, किसी सरल रेखा के एक खंड को क्या बोलते हैं जी, रेखाखंड बोलते हैं। कोई एक सरल रेखा है जिसको क्या कहते हैं जी, जिसके जो है खंड को ही हम लोग क्या बोलेंगे जी, रेखाखंड बोलेंगे। जैसे मान चलो कि ये जो है एक सरल रेखा है, अब इस सरल रेखा को जो है हमने क्या किया जी, यहाँ पे जो है टुकड़ा में तोड़ दिया, जैसे इधर से जो है तोड़ दिया, इसको जो है तोड़ दिया। अब इसका लंबाई क्या हो जाएगा जी, सीमित हो जाएगा, इसका लंबाई क्या हो जाएगा जी, सीमित हो जाएगा। अब जो सीमित लंबाई है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, रेखाखंड बोलेंगे। रेखाखंड यानी कि रेखा का टुकड़ा, रेखाखंड यानी कि रेखा का टुकड़ा। अब रेखा जो है असीमित रूप से कहीं बढ़ा सकते थे, लेकिन रेखाखंड को जो है अब नहीं बढ़ा सकते। अब जो है उसका लंबाई फिक्स हो गया, अब उसका लंबाई क्या होगा जी, फिक्स हो गया, तो उसी को हम लोग बोलेंगे रेखाखंड बोलेंगे। और जब भी रेखाखंड को डिनोट करना होगा ऐसे डिनोट करोगे, जैसे ए बी रेखाखंड को डिनोट करना है, जैसे वहां पे चलो कैसे जी, पी और क्यू यहाँ पे नाम देते हैं। अब पी क्यू रेखाखंड है तो पी क्यू रेखाखंड को डिनोट करने के लिए जो है पी क्यू और इस पर जो है ऐसा चिन्ह बना देंगे। ठीक है, लेकिन अगर जो है इसको डिनोट करना है, जैसे देखो है पी और क्यू को डिनोट करना है, रेखा को डिनोट करना है, तो पी क्यू लिख करके जो है इसके जो है ऊपर जो है क्या करेंगे जी, ऐसा जो है तीर का चिन्ह बना देंगे। ठीक है, दोनों तरफ जो है मुंह पर जो है क्या करेंगे, तीर लगा देंगे। तो इसको हम लोग जो है क्या करेंगे जी, रेखा को डिनोट करते हैं इसे, और इस तरह से जो है जिस पर जो है तीर नहीं है, जिस पर तीर नहीं है, इस तरह से जो है हम लोग रेखाखंड को डिनोट करते हैं। और देखो यहाँ पे जो है ऐसे दर्शाया गया है। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी, क्या आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पे समझने का प्रयास करते हैं समतल को। ठीक है,
करेंगे समतल वह है जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई होती है। समतल वह है जिसमें क्या चीज लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होता है। जैसे एक जो है ये बोर्ड को आप लोग जो है देख पा रहे हैं, जैसे आपका जो मोबाइल का जो स्क्रीन है, ठीक है, उस स्क्रीन का जो है सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह को देखो, ठीक है, उसमें क्या है जी, एगो चौड़ाई होगा और एगो क्या होगा जी, लंबाई होगा, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई है, ध्यान रखिएगा, मोटाई को इग्नोर करो क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा आपका मोटा भी तो है, ठीक है, मोटाई को इग्नोर करो। तो जो खाली ऊपरी जो सतह है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, समतल बोलेंगे, उसी को बोलेंगे जी समतल बोलेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो उसमें खाली क्या होता है जी, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, उसमें मोटाई नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना, उसमें मोटाई नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझोगे, ठीक है। और इस तरह से जो है आप लोग कोई आकृति बना सकते हो, ठीक है। और ये जो है एकदम समतल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है जी, समतल है जिसमें क्या जी चौड़ाई है और लंबाई है, बस इतना सा चीज है और कुछ इसमें है नहीं, मोटाई तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होगा जी, समतल होगा। तो इसको आप लोग जो है समतल बोल सकते हो, यानी कि जो है प्लेन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो जी, प्लेन बोल सकते हो। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है जी? क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? ये सब यूक्लिड ने परिभाषा दिया है, हमने परिभाषा नहीं दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां से जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाले हैं, ठीक है। परिभाषा तो हो गया, बहुत परिभाषा हो गया। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज समझो। अब हम लोग जो है तीन गो चीज को समझने वाले हैं। अभिगृहित को समझने वाले हैं, पढ़मे को समझने वाले हैं, उपरमे को समझने वाले हैं। इसके साथ साथ जो है वो कथन को भी समझेंगे। कथन यानी कि स्टेटमेंट को भी हम लोग समझेंगे। कथन बोले तो स्टेटमेंट को भी हम लोग जो है समझेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आखिर जो है सब चीज होता क्या है, इनके परिभाषाओं को हम लोग जो है थोड़ा सा देख ले, ठीक है। इसे देखो, अभिगृहित जो होता है, अभिगृहित कैसे का जी, कुछ वैसे आधारभूत परिणाम, कुछ ऐसे वैसे का जी आधारभूत परिणाम जो बिना किसी प्रमाण के ही, यानी कोनो प्रूफ के, बिना कोनो प्रूफ के ही सत्य मान लिए जाते हैं। कुछ ऐसे जो है, मैंने कहा होता है जी, कुछ ऐसे परिणाम होते हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट होते हैं जिनको किसी भी बिना प्रूफ के ऐसे ही सत्य मान लिया गया है, ऐसे ही सत्य मान लिया गया है। उसको प्रूफ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, उसको प्रूफ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन्हें क्या कहेंगे जी, हम लोग अभिगृहित बोलेंगे। अभिगृहित यहाँ पे जो गलती लिखा गया है, अभिगृहित बोलेंगे, क्या बोलेंगे जिसको, अभिगृहित बोलेंगे, इस बात ध्यान रखना। और अभिगृहित को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही सत्य है, ये अपने आप में ही सत्य है। ऐसा समझ लो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे आप लोग आम भाषा में क्या बोलते हो जी, एक एग्जांपल लेते हैं आम भाषा वाला, ठीक है, जिससे आप लोग जो है इसको रिलेट कर पाओगे। जैसे हम करेंगे सूरज पूरब से ही उगता है, तो आप क्या कहोगे, पश्चिम से उगता है? नहीं भाई, ये तो दुनिया जानती है कि नहीं भाई, ऊपर सूरज जो होगा हमेशा पूरब से ही उगेगा, हमेशा पूरब से ही निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है बात जो है क्या जी, सभी के लिए जो है क्या जी सत्य है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे ही सत्य है, ये ऐसे ही सत्य है। तो इस टाइप के ही गणित में क्या होता है जी, जो अथी होते हैं, मैंने कि जो परिणाम होते हैं उसको हम लोग अभिगृहित बोलेंगे, जिसको जो है सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा है कि दो समान राशियों का आधा जो होता है समान होता है, दो समान राशियों का आधा क्या होगा जी, समान होगा। कहने का मतलब जो है, जैसे मान के चलो, अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 15 केजी जो है और बराबर है 15 केजी के, चाहे 15 केजी नहीं 16 केजी कर लेते हैं, आपको समझना आसान होगा। ये जो है दोनों का दोनों का है जी बराबर है, ये दोनों का दोनों राशि का है जी बराबर है। अगर इन दोनों का हम लोग आधा करेंगे तो क्या आधा बराबर नहीं होगा? देखो तो 8 बार में कटेगा, देखो तो 8 बार में कटेगा, 8 केजी हो जाएगा, दोनों तो बराबर है। तो समान राशि का आधा भी क्या होगा जी, समान होगा। समान राशि का दुगुना भी समान होगा। तो इस तरह से जो है जो कथन होंगे, ठीक है, इस तरह से जो माने कि परिणाम होंगे, इस तरह से क्या कहेंगे जी, हम लोग अभिगृहित कहेंगे। अब ये मत समझना कि सर जी जो है इसका उपयोग कहीं पे होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। इसे कई बार आप लोग देखोगे, जैसे मैंने कहा जी हम 10वां क्लास में यूज करते हैं, चाहे 9वां क्लास में यूज करते हैं। अगर मान चलो कि यहाँ पे जो है a प्लस में b जो है बराबर दे दिया है c प्लस d के, अभी दोनों रिजल्ट का है जी बराबर है, ठीक है। तो क्या हम लोग जो है दोनों तरफ 2 से भाग कर सकते हैं? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर समान राशि है तो उसका आधा करेंगे तो वो भी समान होगा, वो भी क्या होगा जी, समान होगा। तो इस तरह से 2 से भाग जो करते हैं जिस आधार पर, वो यही तो स्टेटमेंट होता है, यही तो अभिगृहित होता है। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? ठीक है, तो इन सभी चीजों का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। तो अगर ज्यामिति नहीं पढ़ोगे ना, जो ज्यामिति कर रहे हैं, अगर जो है ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना, तो आगे का ज्यामिति समझ में नहीं आएगा। जहां पे जो 2 से हमेशा भाग कर रहे होंगे, चाहे 2 से गुना कर दे रहे होंगे, चाहे 2 चीज को गुना कर रहे होंगे, चाहे कह दीजिए किसी में किसी से भाग कर रहे होंगे, तो वहां पे वो सब चीजें आपको दिक्कत करेगी। और ये सारी के सारी जो है जड़ है यही चैप्टर, ठीक है। अगर इस चैप्टर को बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो सब चैप्टर आगे समझ में नहीं आएगा। तो मेरे बात को आप लोग समझ पा रहे हो जी? ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है जी, अभिगृहित है।
ठीक है, एक बिंदु से होते हुए अनेक रेखाएं गुजर सकती है, बात सही है जी। एगो बिंदु है तो इससे आप लोग जो है अनेक रेखाएं गुजार सकते हो, ऐसे गुजार सकते, मैंने यहाँ पे जो है बिंदु रखना ना रखना, आप जो है अनेकों रेखाएं गुजार सकते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी रेखाएं आप जो है गुजार सकते हो। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? अनगिनत रेखाएं गुजार सकते हो, एक बिंदु से होते हुए जो है अनगिनत रेखाएं गुजर सकती है। इस बात को आप लोग जो है समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे आगे समझने का प्रयास करते हैं, कथन को यानी कि स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा था कि कथन भी आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, वह स्टेटमेंट जो सही या गलत है। अब देखो कोई बात हमने कहा, अब हो सकता है कि वो बात सही भी हो और हो सकता है कि वो बात गलत भी हो। अरे बबुआ सुनो, हो सकता है कि वो बात सही भी हो और हो सकता है कि वो बात गलत भी हो, ठीक है। तो जो बात हमने बोला ना, वही बात कथन है। वही बात क्या है जी? कथन है, यानी कि जो है कथन कहलाता है। जैसे श्याम बाजार जा रहा है, श्याम बाजार जा रहा है, ठीक है। अब श्याम जा रहा है और कोई आपसे जो है पूछा कि क्या जी श्याम कहाँ जा रहा है, और आपने जो है बता दिया, ठीक है, कि श्याम बाजार जा रहा है। अब हो सकता है श्याम बाजार नहीं जा रहा हो, अपने जो है गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हो, ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे जो है वो कथन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो ये जो बात कहा गया ना, ये जो बात कहा गया, यही आपका कथन है, जो कि गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। किसी त्रिभुज के तीन कोनों का योग जो है 180 डिग्री होता है। अभी बात सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। अगर सही प्रूफ हो गया तो क्या है जी? सही है। गलत प्रूफ हो गया तो गलत है, ठीक है। लेकिन है अल्टीमेटली क्या जी? कथन ही है। अल्टीमेटली क्या है जी? कथन ही है। वैसे ध्यान रखना, ये जो है ट्रू कथन है, ये जो है ट्रू स्टेटमेंट है। क्या है जी? सत्य कथन है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? ठीक है, ये जो है क्या है जी? ट्रू स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सत्य कथन है। तो कथन इसको बोलते हैं जो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अभिगृहित जो हमेशा सही ही होता है, अभिगृहित जो हमेशा सही ही होता है, उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, उसको ऐसे ही सच मान लिया गया, उस ऐसे ही सत्य है, ठीक है। अभिगृहित था। अब कथन क्या होगा जी? जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब आते हैं प्रमेय पे। अब क्या आते हैं जी? प्रमेय पे आते हैं, नहीं कि थ्योरम पे आते हैं, और थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग जो है अब यहां से 9th क्लास में थ्योरम थ्योरम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और लगभग हो जाए 10वां चैप्टर जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक खाली थ्योरम में चलेगा। आज बात मजाक में नहीं बोल रहे हैं, सत्य बता रहे हैं, सत्य, ठीक है। कि अब जो है यहां से अब आपका खाली थ्योरम में थ्योरम चलने वाला है, और इतना थ्योरम चलेगा, इतना थ्योरम चलेगा कि आप जो है मैंने क्या बताएं जी, अगर दिमाग का संतुलन नहीं बनाकर रखोगे ना तो आपका दिमाग जो है पागल हो जाएगा। इतना ज्यादा थ्योरम है 9th क्लास में। 10th क्लास में तो हालांकि कम है, लेकिन 9th क्लास में बहुत ज्यादा थ्योरम है। और जो अब इसके बाद जो चैप्टर्स होने वाले हैं, वो चैप्टर आसान चैप्टर नहीं होने वाले हैं, वो बहुत ही कठिन कठिन चैप्टर होने वाले हैं। लंबा लंबा भी जो चैप्टर होंगे, ठीक है। हाँ, खास करके जो है जो 8वां चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में, जो 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब जो है जो फ्री में आप लोग का लेक्चर जो जा रहा है, कहाँ पे आप लोग देख सकते हो? तो या तो आप लोग जो है पीडब्ल्यू के ऐप पे देख सकते हो, जहां पे आपको इसके मैंने वीडियो के साथ साथ जो है नोट्स भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। या फिर अगर जो है आप ऐप पे नहीं जाना चाहते हो तो इसी यूट्यूब चैनल को जो है आप कहां जा सकते हो जी? एकदम प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जो है बना हुआ है, NAAC 2026 का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको चैप्टर वाइज जो है सारे के सारे वीडियोस जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप लोग ऐसे मजेदार कंटेंट का जो है लाभ उठा सकते हो, जो कि आपको कई बार जो है पेड बैच में भी नहीं मिलते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, कई बार जो है पेड बैच में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलता है। क्योंकि जरा सा सोचो, आपके सामने पढ़ा कौन रहा है? झक्कास सर, नाम झक्कास है, काम भी झक्कास करते हैं, ठीक है। ये अपने से नहीं कर रहे, अगर करते होंगे तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, खुद से बता देना, ठीक है। अब हो सकता है कोनो इस टाइम तक वीडियो ही ना देख रहा हो, ये भी तो हो सकता है। बच्चा सब पहले ही भाग जाता है, 2 मिनट 4 मिनट देखेगा भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पढ़निहार बचवा होता है वही आकर यहां तक देखता है, या फिर लास्ट तक जो है वीडियो देखता है, और फिर जो है इस चैप्टर का चीज इंपॉर्टेंट समझता है कि अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते तो भाई पागल हो जाते हम तो, ज्यामिति मुझे समझ में ही नहीं आती, ठीक है। तो कौन कौन यहां तक देख रहा है? एक बार अपना प्रूफ तो दे दो यार कमेंट में, एक बार प्रूफ तो दे दो कौन कौन देख रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, तो प्रमेय यानी कि जो है थ्योरम है, तो वैसे आधारभूत परिणाम जो विभिन्न अभिगृहितों, जो कह दीजिए विभिन्न अभिगृहितों, ज्यामितीय परिभाषाओं एवं तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं, प्रमेय कहलाता है, ठीक है। यानी कि प्रमेय जो होता है, प्रमेय होता तो सत्य ही है, लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। अपने आप सिद्ध नहीं मान लेंगे ना, ये अपने आप सिद्ध नहीं मानेंगे,
इसको सिद्ध करके दिखाओगे तो सिद्ध मानेगा जी, सही मानेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रमेय होता है इसको जो है सिद्ध करके दिखाना पड़ता है। और सिद्ध कैसे करेंगे जी, तो जो अभिगृहित वगैरह होता है उसके आधार पर जो है इसको सिद्ध किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसको क्या कहेंगे, प्रमेय कहेंगे। जैसे किसी बिंदु के चारों ओर के कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब कोनो बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर जो है एक राउंड घूम जाओ तो ये कितना होगा जी, 360 डिग्री कोण बन जाएगा। अब इस बात को सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, इस बात को जो है सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा, इसलिए कहा जी प्रमेय है, ये प्रमेय है। ठीक है, इसको ऐसे ही सत्य नहीं मानना है, इसको ऐसे ही सत्य नहीं मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ध्यान से जी, उपप्रमेय को समझो। ठीक है, कोरोलड़ी को समझो ध्यान से। देखो, वह कथन जिसे किसी प्रमेय के माध्यम से आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे जी, उपप्रमेय कहेंगे। यानी कि वैसा बने कथन जिसको कहें जी है प्रमेय के माध्यम से जो है सिद्ध कर पाए, प्रमेय के माध्यम से सिद्ध कर पाए, और वो आसानी से, ये ना कि एकदम हैताना ढाका में प्रूफ हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रमेय से ही जो है क्या हो जाए जी, प्रूफ हो जाए आसानी से। ठीक है, तो यानी कि इससे जो है निकला हुआ रहे। ठीक है, सिंपल से बात को समझो, इससे ही एक कथन निकला हुआ रहे, जिसको हम लोग उपप्रमेय कहेंगे। ठीक है, यानी कि उपप्रमेय भी एक कथन होता है जिसे प्रमेय के माध्यम से जो है सिद्ध किया जा सकता है। तो ऐसे समझ लो कि प्रमेय का जो है बेटा होता है उपप्रमेय, क्योंकि इसी से निकला होता है। उपप्रमेय किससे निकला होता है जी, प्रमेय से ही जो है निकला हुआ होता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को जो है समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक मिनट, हाँ जी, चलिए जी समझने का प्रयास करते हैं। यूक्लिड का स्वयं सिद्ध, यानी कि यूक्लिड का जो है जो बात उसने कहा वो अपने आप में सही है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ध्यान से जी, दो वस्तुएं जो किसी अन्य वस्तु के बराबर हो वे आपस में बराबर होते हैं, वे आपस में क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। जैसे मान के चलो, ठीक है, कि माने कि वैसे चलो यहाँ पे समझाते हैं। जैसे मान चलो कि ये मंगू है, ये क्या है जी, मंगू है, ये जो है आपका मंगू है। ठीक है, और ये जो है टिंगू है, ये जो है टिंगू है। बात को समझना ध्यान से। ठीक है, और देखो ध्यान से जी, यहां पे समझने का प्रयास करते हैं। ये जो है चिंटू है, मंगू टिंगू चिंटू। ठीक है, ये जो है यहाँ पे है। हम कह रहे हैं कि तीनों की लंबाई, देखो ध्यान से, तीनों की लंबाई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मंगू की लंबाई जो है टिंकू के बराबर है, और का जी है, इसका नाम क्या रखे थे जी, पता नहीं। हम कह रहे हैं जी इसका लंबाई जो है टिंकू के बराबर है, और इसका भी लंबाई का जी टिंकू के बराबर है। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट के हिसाब से हई दोनों का लंबाई भी आपस में क्या होगा जी, समान होगा। तो देखना आप इसका कई बार उपयोग करोगे। क्या उपयोग करोगे जी, कि यहाँ पे जो है देखो एलएचएस में कुछ आया होगा और आरएचएस में कुछ आया होगा, फिर एलएचएस में कुछ आया होगा और यहाँ पे आरएचएस में कुछ आया होगा। आप वहां पे कहोगे सर जी अगर एलएचएस समान होगा तो हम लोग आरएचएस भी समान कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं जी, क्योंकि देखो ई वाला आरएचएस जो है इस एलएचएस के बराबर है, और सेम यही एलएचएस जो है रखना इस आरएचएस के भी बराबर है। ठीक है, तो दोनों आरएचएस जो है यहाँ पे एलएचएस के अगर बराबर है, ठीक है, अगर एलएचएस के बराबर है तो ये दोनों आरएचएस भी क्या होगा जी, आपस में बराबर होता है। इस बात को जो है आप लोग वहां पे उपयोग करते हो और सीखते हो। ठीक है, वहां पे उपयोग करते हो सीखते हो। ठीक है, जब दोनों तरफ जब एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस का कर लेते हो, बराबर कर लेते हो, या फिर आरएचएस बराबर हो तो एलएचएस बराबर कर लेते हो। तो यही स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट के माध्यम से क्या करते हो जी, आप वैसे जो है बराबर कर पाते हो। क्या आप लोग मेरे बातों सुन पा रहे हो जी। करा कि यदि समान वस्तु में समान वस्तुएं जोड़ी जाए तो उनका योग भी क्या होगा जी, आपस में समान होगा। जैसे देखो ध्यान से, अगर एक्स बराबर जो है वाई के, ठीक है, ये दोनों को दोनों जो है समान है। अब इस समान में ध्यान रखना है, अगर समान जोड़ोगे यानी कि जो है दो तरफ दो जो क्या कर रहे हो जी, दोनों तरफ जो है दो जोड़ दे रहे हो, चाहे जो है 5 जोड़ दे रहे हो, चाहे 7 जोड़ दे रहे हो, यानी कि समान जोड़ रहे हो, तो क्या होगा जी, यहाँ पे जो है दोनों राशि वापस से फिर से क्या होगा जी, समान ही होगा। ये सब बात आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, यदि समान वस्तु में से समान वस्तु घटाई जाए तो शेष भी परस्पर क्या होगा जी, समान होगा। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है 5 बराबर है जो है जी 5 के, तो अगर समान राशि को घटा देंगे, समान राशि को घटा देंगे तो क्या होगा जी, फिर भी ये जो है समान ही रहेगा। जैसे दोनों तरफ का जी घटा लिए तो क्या रहा जी, समान ही रहा। ठीक है, इस तरह से देखो ध्यान से, समान में समान जोड़ने पर समान ही रहता है, समान में समान घटाने पर क्या होगा जी, समान ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सब चीज जो है यूक्लिड का स्वयं सिद्ध है। ठीक है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तीनों बातों को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला जो बात कर रहा है यूक्लिड का स्वयं सिद्ध कह रहा है, यूक्लिड का स्वयं सिद्ध। ठीक है,
इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर है। अब देखो इसमें क्या करें जी, जो वस्तुएं रेखा, कोण, क्षेत्र इत्यादि एक दूसरे को पूरी पूरी जो है ढक लेती है तो परस्पर क्या होती है जी, समान होती है। कहने का मतलब ध्यान रखना है, अगर दो गो वस्तु जो है एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले, जैसे देखो ध्यान से यहाँ पे हाई वाला हाथ जो है इस हाथ को पूरा पूरा ढक ले रहा है, देखो ध्यान से, और ई वाला जो हाथ है, ई वाला हाथ, ई पीछे वाला हाथ को जो पूरा पूरा ढक रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे को एकदम ढक ले रहा है, तो दोनों का दोनों आपस में क्या है जी, समान है। आपस में क्या है जी, समान है, ध्यान रखना है, एकदम समान है। देखो एक संपूर्ण अपने टुकड़े से क्या होता है जी, बड़ा होता है, बात सही है जी। अगर कोई जो है एक संपूर्ण है, ऐसा कोई टुकड़ा ले लेते हैं, इसका जो है क्या किया जी, हमने टुकड़ा ले लिया, इसका हमने टुकड़ा काट लिया, तो टुकड़ा से क्या होगा जी, संपूर्ण बड़ा ही होगा। टुकड़ा से संपूर्ण क्या होगा जी, बड़ा ही तो होगा। तो कह रहा है कि एक संपूर्ण अपने टुकड़े से क्या होता है जी, बड़ा होता है, बात सही है जी, बात सही है। ये अपना इसका जब टुकड़ा करो तो टुकड़ा से तो संपूर्ण बड़ा ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के दुगुनी या तिनगुनी आदि हो तो परस्पर का वही समान होगा। जैसे देखो ध्यान से जी, यहाँ पे समझने का प्रयास करो, ठीक है, देखो ध्यान से जी, दो वस्तुएं किसी एक वस्तु से दुगुनी या तिनगुनी है, जैसे मान चलो कि यहाँ पे जो है y का दुगुना है 2x है, y का जो है कैसे जी, यहाँ पे समझो ध्यान से, y का जो है आप कह रहे हैं y का जो है दुगुना है किसके जी, एक मिनट समझो, यहाँ पे समझने का प्रयास करो, हम क्या कह रहे हैं भाई, y का दुगुना है, क्या हो रहा है भाई, ओहो ओहो, हट जा। देखो जी, y का दुगुना है, y का दुगुना है कौन सी जी, x है, ठीक है, और इस y का जो है दुगुना जो है, ध्यान रखना, दुगुना है, ठीक है, वो 4 है, मान के चलो, ठीक है, 4 है। तो क्या कह रहा है जी, अगर एक ही वस्तु का जो है दुगुना या तीन गुना हो, ध्यान रखेगा, ठीक है, दुगुना या तीन गुना ध्यान रखना, तो जैसे दोनों दुगुना दुगुना रखे हैं, ध्यान रखेगा, ठीक है, ये एक ही वस्तु का जो है दुगुना है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा जी, समान होगा, ये आपस में क्या होगा जी, समान होगा। अगर इसका 3 गुना भी होता दोनों, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होता है, समान होता है। 4 गुना होता तभी क्या होता है, समान होता है। तो अगर एक ही वस्तु का दुगुना हो, 3 गुना हो, तो वो सब राशि का होगा जी, आपस में जो है समान होगा। इस बात का जो है बस इतना सा मतलब है, ठीक है, क्या आप लोग मेरे बातों समझ पा रहे हो जी। अब आपको क्या जी, देखो यहाँ पे 7वां नंबर, दो वस्तु किसी एक वस्तु की आधी या तिहाई हो तो परस्पर का होगा जी, समान होगा, ठीक है। यानी कि देखो ध्यान से, अगर जो है दो वस्तु जैसे एक्स है और जो वाई है, ठीक है, ध्यान रखना, इस मान चलो कि जेड का जो है, देखो जेड का जो है आधा हो, भाई जेड का हो जी आधा हो, ठीक है, और है जेड का भी का हो जी आधा हो, दोनों का दोनों यहाँ पे का हो जी आधा हो। तो वैसे स्थिति में अगर जेड का ही जो है दोनों दोनों आधा है तो क्या होगा जी, है दोनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है कहा जा रहा है कि एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस बराबर होगा, बस दूसरा कुछ नहीं है। ये सब स्टेटमेंट जो है वही है, एलएचएस बराबर हो तो आरएचएस बराबर होगा, आरएचएस बराबर हो तो एलएचएस बराबर होगा, बस इतना सा समझ लो, ठीक है। एक कंसेप्ट याद रखो, सारा कंसेप्ट जो है यहाँ पे याद हो जाएगा। अगला चीज हम चलते हैं, है यूक्लिड का जो है 5 को मान्यताएं हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 5 को मान्यता कौन सी है, यूक्लिड ने जो जिसको मान्यता जी दिया, ठीक है। तो यूक्लिड की 5 मान्यताएं जो है निम्नलिखित प्रकार की है। किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं से होकर एक और केवल का जी एक रेखा खींची जा सकती है। कोई समतल है, उसमें जो है दो को बिंदु स्थित है, तो दोनों बिंदु से क्या जी सिर्फ और सिर्फ एक रेखा जो है खींच सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई सरल रेखा नहीं होगा, ठीक है। किसी भी रेखा को दोनों और अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, बात सही है जी। रेखा जो होता है इसमें तीर का चिन्ह लगा होता है, और हमने बताया कि तीर का मतलब क्या होता है जी, दोनों तरफ जो है हम लोग आराम से बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ जो है आराम से अनंत तक बढ़ा सकते हैं, जितना मन करे उतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर और किसी दूरी को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींची जा सकती है, बात सही है जी। किसी बिंदु को केंद्र मानेंगे और एक दूरी को जो है त्रिज्या मानेंगे, तो इससे क्या होगा जी, यहाँ पे जो है एक वृत्त खींच सकते हैं। क्या आप लोग मेरे बात सुन पा रहे हो जी। तो यहाँ पे वृत्त हमने खींच लिया। अब देखो ध्यान से जी, कह रहा है कि सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं। जी हाँ, कोण जो होंगे अगर उसके बराबर माप के हैं तो बराबर ही होंगे, ठीक है। जैसे 90 डिग्री का जो है समकोण होता है, समकोण कितना डिग्री का होता है जी, 90 डिग्री का होता है, तो हर एक 90 डिग्री कोण का होगा जी आपस में बराबर होगा, ठीक है, आपस में क्या होगा जी बराबर होगा। कह रहा कि यदि एक सरल रेखा दो सरल रेखाओं को परिच्छेद करे, ठीक है, यदि एक सरल रेखा जो है दो सरल रेखाओं को परिच्छेद करे तो उस रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल जो है दो समकोण से छोटा हो तो सरल रेखाओं की उसी तरफ बढ़ाने पर क्या चीज एक दूसरे को नहीं मिलती है। इस बात को आसानी समझो, इस बात को आसानी समझो। जैसे देखो दो गो रेखा जो है यहाँ पे है, दो गो रेखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है दो गो रेखा ले लिया। ये दो गो रेखा को जो है एक तीसरी रेखा क्या करता है जी, प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में देखो ध्यान से, यहां पे जो है आपका एक ही ओर का अंतःकोण बन रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे का जी एक ही ओर का अंतःकोण बन रहा है, समझो ध्यान से, हाई दोनों अंतःकोण है, एक हाई का जी हाई दोनों अंतःकोण है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग जो है यहाँ पे देखने का प्रयास करोगे, जरा सा समझो ध्यान से, समझो ध्यान से, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखो अगर दोनों ही अंतःकोणों को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पे ए अंतःकोण है, यहाँ पे जो है बी अंतःकोण है, अगर ए और बी को जोड़े, अगर ए और बी को जोड़े, ठीक है, और हम पाए कहते जी कि 180 डिग्री से जो है छोटा प्राप्त हो रहा है, 180 डिग्री से क्या हो रहा है, छोटा प्राप्त हो रहा है, दोनों को जोड़ने के बाद जो है 180 डिग्री से कम प्राप्त हो रहा है, तो वैसे स्थिति में अगर इसी तरह भी दोनों रेखाओं को बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं जो है प्रतिच्छेद कर देगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी जी, प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। अगर जो है ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है दोनों कोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, दोनों अंतःकोणों को जोड़ते हैं और 180 डिग्री से कम प्राप्त होता है, तो वैसे स्थिति में अगर इधर वाली जो है दोनों रेखाओं को इधर ही बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं क्या होगा जी, प्रतिच्छेद जरूर करेगा, तो करेगा, एक कहीं ना कहीं जो है प्रतिच्छेद करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो प्रतिच्छेद कब नहीं करेगा जी, ठीक है, प्रतिच्छेद कब नहीं करेगा, जब भाई दोनों कोनों का योगफल जो है 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि अंतः कोनों का योगफल जो है अगर 180 डिग्री के बराबर हो, ठीक है, तो इसको जो है इधर बढ़ाओ तो चाहे इधर बढ़ाओ तो वैसे स्थिति में क्या होगा जी, कभी भी वैसे स्थिति में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन 180 से कम हुआ तो जिधर कम होगा उधर प्रतिच्छेद करेगा, जिधर कम हुआ उधर ही प्रतिच्छेद करेगा, दूसरे तरफ प्रतिच्छेद नहीं करेगा, जिधर कम होगा उधर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले चीज को समझते हैं, रेखाओं पर जो है आपतन अभिगृहित जो है क्या कहता है, देखो एक सरल रेखा अनंत बिंदुओं का जो है समुच्चय होता है, बात सही है जी, जो कोई सरल रेखा होता है, जो कोई सरल रेखा होता है, तो इस सरल रेखा पर ध्यान रखना, अनंत बिंदुएं स्थित होते हैं, या फिर यूं कह लो अनंत बिंदुओं को मिला करके ही एक सरल रेखा बना होता है, ठीक है। इस पर हर एक जगह एक को बिंदु है, हर एक जगह है जी एक को बिंदु है, ठीक है, और बिंदु को मिलाकर का जी बना है जी, एक सरल रेखा बना है, यही का जी सरल रेखा वैसे बना है। अब देखो ध्यान से जी, किसी बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, बात सही है जी, हमने कहा था किसी बिंदु से होकर का जी बहुत सारी रेखाएं जो है आप खींच सकते हो, अनंत रेखाएं ऐसे खींच सकते हो जो एक ही बिंदु से जाएगी, ठीक है। तो क्या आप लोग मेरे बातों से समझ रहे हो जी, तो अनंत रेखाएं खींच सकते हो एक ही बिंदु से, इस तरह से जो है आप लोग ध्यान रखना। करा कि दिए गए बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, बात सही है जी, ठीक है। अगर दिया गया दो दिए गए बिंदुओं से, देखो दो को बिंदु अगर दिया हो, दो को बिंदु दिया हो, तो इन दोनों बिंदु से जाते हुए क्या चीज एक ही सरल रेखा जो है आप लोग खींच सकते हो। इस बात को तो समझा दिए थे ना जी, ये तो समझा दिए थे, आगे समझने का प्रयास करते हैं। है देखो जी, है प्लेफेयर अभिगृहित क्या कहता है जी, प्लेफेयर अभिगृहित क्या कहता है, यदि किसी रेखा एल के बाहर कोई एक बिंदु पी है, कोई रेखा एल के बाहर का जी एक बिंदु पी है, तो पी बिंदु से होते हुए एल के समानांतर एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। देखो 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 ध्यान से, अगर एक रेखा है यहाँ पे समझो, और इस रेखा पर स्थित नहीं है, कोई अन्य जगह पे जी एक बिंदु है, ठीक है। अब क्या करना है, इस रेखा के समांतर इस बिंदु से जाते हुए रेखा खींचना है, तो मात्र हम एक ही समांतर रेखा खींच सकते हैं। समांतर रेखा में कोई जी रेखा खींच सकते हैं जी, एक ही समांतर रेखा खींच सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई समांतर रेखा हम लोग नहीं खींच पाएंगे। अगर एक रेखा दिया हो और इसके जो है मैंने कहा जी इसके बाहर में जो है कोई भी एक बिंदु दिया हो और इस बिंदु से मुझे जो है इस रेखा के समांतर रेखा खींचना है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींच पाओगे, बाकी सब जो रेखाएं होंगे वो इस रेखा को प्रतिच्छेद कर देगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही रेखा खींचोगे, ठीक है, एक ही रेखा खींच पाओगे, इससे ज्यादा रेखा नहीं खींच पाओगे। और यही जगह जी प्लेफेयर अभिगृहित है, इस बात को ध्यान रखना, प्लेफेयर अभिगृहित है, इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बोनस पॉइंट आपको बता देते हैं, अगर कोई रेखा हो ध्यान रखना है, ठीक है, और एक कोई बिंदु दिया हो, ठीक है, तो ध्यान रखना इस बिंदु से जो है इस रेखा की सबसे न्यूनतम जो दूरी होगी ना, सबसे न्यूनतम जो दूरी होगी वही इस रेखा पर लंब होती है, सबसे न्यूनतम जो दूरी होगी वही इस रेखा पर लंब बनाएगी। या फिर ऐसा समझ लो कि इस बिंदु से जो है जो लंब डालेंगे तो जो लंब की लंबाई होगी वही इस रेखा से जो है बिंदु की दूरी होगी, ठीक है। आप उल्टा भी समझ सकते हो। तो ये जो है मैंने कहा जी एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिए, याद आ गया तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले बात को समझने का प्रयास करते हैं, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या होता है जी, देखो तो तीन या तीन से अधिक वैसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है, सरल रेखा संरेख बिंदु कहलाती है। जैसे देखो ध्यान से, अगर तीन गो बिंदु है और तीनों बिंदु से होते हुए एक सरल रेखा गुजार सकते हैं, अगर एक सरल रेखा गुजर सकती है तो वैसे स्थिति में जी ये तीनों के तीनों बिंदु जो है संरेखी होगा। अब मान चलो कि ऐसा कोई बिंदु है,
ठीक है, ऐसा कोई बिंदु है। अब जब सरल रेखा गुजार रहे हैं तो दो ही को बिंदु से गुजर रहा है, तीसरा बिंदु तो इसमें आ ही नहीं रहा है, तो ई जो है संरेखी नहीं है, ई संरेखी नहीं है। और हाई वाला क्या है जी, संरेखी है। अगर तीनों बिंदु से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो क्या है जी, संरेखी है। और तीनों बिंदु से नहीं गुजर रहा है तो क्या कहेंगे जी, संरेखी नहीं है। इस तरह से होगा। क्या आप लोग मेरे बातों समझ पा रहे हो जी? ठीक है, क्या आप लोग मेरे बातों समझ पा रहे हो जी? तो यहाँ पे जो है बिंदु ले लेते हैं ए, बी और सी ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या है जी, यहाँ पे जो है संरेखी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, इस लाइन को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हो, इस लाइन को इग्नोर कर दो, इस लाइन को इग्नोर कर दो, कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे समझ गए, काम खत्म करो। आगे समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे जी? प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहेंगे? तो एक ही तल में दो भिन्न रेखाएं, एक ही तल में दो गो अलग अलग रेखाएं जी जिनमें एक बिंदु भयनिष्ठ हो। यानी देखो ध्यान से, दो गो ऐसा रेखाएं खींच रहे हैं जिसमें एक बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखा में शामिल है, एक बिंदु ऐसा है जो दोनों रेखाओं में शामिल है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अर्थात जिनका सर्वनिष्ठ अडिक्त हो, ठीक है, यानी कि नॉन इम्पिटी हो, ध्यान रखना। तो वो रेखाएं क्या कहलाएंगी? वो रेखाएं जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। सिंपल सी बात को समझो ध्यान से कि अगर दो गो रेखा का जो है एक ही उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे उपस्थित हो, एक उभयनिष्ठ बिंदु उपस्थित हो, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या है जी, प्रतिच्छेद करती है, यानी कि जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। एक क्या कहलाए जी, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो है कहलाएंगी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग जो है ए बी रख लेते हैं, यहाँ पे नाम क्या रख लेते हैं जी, ए बी रख लेते हैं, और यहाँ पे नाम जो है क्या रख लेते हैं जी, हम लोग सी डी रख लेते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ए बी और सी डी जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। और मान चलते हैं कि पी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा जी, यहाँ पे जो है पी हो जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हो जी? इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे जी, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे। जिस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को जो है प्रतिच्छेद बिंदु बोलते हैं। क्या आप लोग मेरे बातों को समझ पाए जी? क्या आप लोग मेरे बातों को समझ पा रहे हो? जरा सा बताओ, जरा सा बताओ, क्या आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा है जी? बहुत मोटा मोटा बात बता रहे हैं, छोटा छोटा तो बात बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, छोटा छोटा बात बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से जी, एक बिंदुगामी रेखाएं जो है यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तीन या तीन से अधिक सरल रेखाएं, तीन या तीन से अधिक सरल रेखाएं जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है, जो एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, तो एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है जी? एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती है। जैसे देखो ध्यान से, अगर एक बिंदु है और इससे जो है तीन गो जो है रेखा, तीन गो रेखा जो है ध्यान रखना गुजर रही है, या तीन से ज्यादा रेखा गुजर रही है, ध्यान रखना, तीन से क्या जी, ज्यादा रेखा गुजर रही है, ठीक है। तो ये जो है क्या कहेंगे जी, इसको, इन जो है रेखाओं को बोलेंगे एक बिंदुगामी रेखाएं। यानी कि जो है ये सभी रेखाएं जो है मात्र एक ही बिंदु से होकर जो है गुजर रही है, इसीलिए बोलेंगे इसको एक बिंदुगामी रेखाएं। यानी कि एक बिंदु से गमन करने वाली रेखाएं, यानी कि जो है क्या जी, जाने वाली रेखाएं, गुजरने वाली रेखाएं। क्या आप लोग मेरे बातों सुन पा रहे हो जी? ठीक है, इस बात को इग्नोर करो, इस बात को समझो, ठीक है। अगर एक ही बिंदु से तीन या तीन से ज्यादा रेखा गुजरे तो एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाएंगी। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक वापस जो है समतल यहां पे आता है, देखो ध्यान से, वैसी सतह जिसमें किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पड़ के सभी बिंदु उसी तल में होते हैं, समतल कहलाते हैं, समतल कहलाते हैं। देखो, एक वैसा सतह है जिसमें किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा, ठीक है, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखा जो है रेखा का जी, इस पर सभी बिंदु का जी उसी तल में हो तो समतल कहलाएगा। जैसे देखो ध्यान से जी, अगर जो है एगो तल है, ठीक है, एगो क्या है जी, तल है। अब इसमें जो है दो बिंदु हमने डिसाइड किया, और दो बिंदु डिसाइड करने के बाद क्या जी, हमने जो है एक रेखा खींचा, ठीक है, हमने क्या जी, एक रेखा खींचा। जब रेखा हमने खींचा तो देखा जी, इस रेखा पर जितने भी बिंदु है, ठीक है, मैंने रेखा बिंदु कर रहे हैं, ये जो तल का जो है जितना भी यहाँ पे जो है इस रेखा के माने के सामने जो है आने वाला जो बिंदु है वो सब रेखा पर ही स्थित है। कहने का मतलब समझो ध्यान से, इसको जो है अंदर नहीं है, इसके बाहर नहीं है, ये रेखा पर ही सब बिंदु है, रखना। तो वैसी स्थिति में जो तल होगा ये समतल कहलाएगा। और देखना, आपके घर में जो है जो प्लास्टर होता है ना जी, तो समतल चेक करने के लिए जो है टॉर्च जला देता है, मैंने लेजर लाइट टाइप का होता है, रखना, ठीक है, जो जला देता है। अब इससे ध्यान चलो, मैंने समझो ध्यान से, यहाँ पर समझो ध्यान से, अगर यहाँ पर लाइट जलाएंगे, ध्यान रखना, क्या करेंगे जो, अगर लाइट यहाँ से जलाते हैं तो लाइट जलाएंगे तो जी इस पर जो है लाइट गुजरेगा। अब उस पर चेक करेगा क्या जी कि लाइट जो है कहीं टकरा तो नहीं रहा है। अब जहां पे टकराएगा मतलब क्या जी, वहां पे जो है उठा हुआ है, वहां पे क्या जी, उठा हुआ है, ठीक है। और ध्यान रखना, जहां पे मान के चलो, जैसे यहाँ पे जो है सटा के उजाला आता है, ध्यान रखिए, जैसे सटा के अगर जलाता है, ठीक है, तो वो जो है सटते हुए जाता है। अब जहां जहां बिंदु, जहां जहां रेखा जो है, ध्यान रखना, ठीक है, अगर जो है दीवार को छोड़ दिया मतलब जो है वो खाल है, वहां पे
ठीक है, और जहां जहां टकरा गया वहां पे क्या है जी, वहां पे ऊंच है। तो इस तरह से जो है दीवार के समतल को जो है चेक करने का जो है तरीका होता है। तो यही जो है समझो कि समतल किसको कहते हैं। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे टॉर्च के ऊपर समझो कैसे जी, यहाँ पे जो है एक रेखा खींचा, खींचा जी, यहाँ पे रेखा खींचा और देखा जी कि इस तल का जो है सभी बिंदु इस रेखा पर स्थित है कि नहीं है। ठीक है, तल का सभी बिंदु नहीं, मतलब जो यहाँ पे आने वाली जो बिंदु है वो यहाँ पे उपस्थित है कि नहीं है, रेखा पे उपस्थित है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा जी, समतल पता चलेगा, इससे जो है समतल पता चलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आगे समानांतर रेखाएं किसको कहेंगे? समानांतर रेखाएं किसको कहेंगे? तो किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी रेखाएं जिनमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ ना हो, चाहे उन्हें दोनों ओर का कितनी भी दूरी क्यों ना बढ़ा दिया जाए, समानांतर रेखाएं कहलाएंगे। जैसे देखो ध्यान से, हाई दो को जो है यहाँ पे रेखा खींच दी है, दो से अधिक रेखाएं भी आप लोग खींच सकते हो। ठीक है, अब दोनों रेखा को जो है इधर भी कहीं भी बढ़ा के ले जाओ, इधर भी कहीं भी बढ़ा के ले जाओ, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। प्रतिच्छेद न करे मतलब का जी कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आती है। ठीक है, तो सिंपल समझो ध्यान से, इधर भी बढ़ाने पर इधर भी बढ़ाने पर कहीं भी अगर नहीं काटती है, कहीं भी नहीं काटती है, तो वैसी स्थिति में दोनों रेखाएं क्या होंगे जी, आपस में समांतर होगी। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे जो है एल और यहाँ पे एम हम नाम लेते हैं। तो देखो यदि सरल रेखाएं एल एवं एम एक दूसरे को समानांतर हो तो उन्हें संकेत में करेंगे जी, एल समांतर एम लिखा जाता है। यानी अगर एक दूसरे के समांतर हो तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे एल जो दूगो जो है पाई खींचेंगे और यहाँ पे एम लिखेंगे। हाई जो दूगो पाई खींचे ना, इसी को हम लोग जो है समानांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? समांतर बोलेंगे। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? ऐसे जो दूगो पाई जो खींच रहे हैं, इसी को हम लोग बोलेंगे समांतर। ठीक है, तो इस समांतर रेखाओं को जो है ऐसे डिनोट करेंगे मैथमेटिक्स में, ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ऐसे डिनोट करना है। नोट देखो क्या कर रहा है जी, दो समानांतर रेखाओं के बीच की लांबिक जो दूरी होगी हमेशा अचर होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, जैसे देखो लांबिक दूरी मापते हैं, अगर यहाँ पे जो दूरी मापते हैं, यहाँ पे दूरी मापे, यहाँ पे दूरी मापे, ये हर एक दूरी का होगा जी, यहाँ पे हर एक बार जो है दूरी समान है। अगर यही 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, हर एक जगह होगा जी लांबिक दूरी जो है समान होगा। लांबिक मतलब जो है सबसे न्यूनतम दूरी है, दोनों बिंदु के बीच के जो है सबसे न्यूनतम दूरी। मैंने ऐसे समझो ध्यान से, यहाँ पे जो है समकोण बना रहा होगा, लांबिक दूरी जो है लंब बनाते हुए देख लो। ठीक है, समकोण बना रहा होगा, सिंपल समझ लो, सिंपल समझ लो कि समकोण बना रहा होगा। ऐसा दूरी जो हम ज्ञात करते हैं, तो ऐसे स्थिति में होगा जी हर एक जगह जो है दूरी क्या होगा जी, समान होगा। हर एक जगह दूरी क्या होगा जी, समान होगा। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग आते हैं कोण पे, और कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को जो है देख लो और देख करके ही जाओ। अब वीडियो में ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ठीक है, अब खाली कोण बताना है और कोण बता के जो है आपको छुट्टी कर देना है। तो इतना देर देख लिए। ठीक है, लगभग 50 मिनट हो चुका है, और 10 से 15 मिनट देख लोगे आपका काम हो जाएगा। 10 से 15 मिनट का जो है और काम है, देख लो बढ़िया से। करेगा जी कौन कह रहा है कि एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन को क्या कहते हैं जी, यहाँ पे जो है कोण कहते हैं। यानी कि अगर दो किरण है, और दोनों किरण ध्यान रखना है एक बिंदु पर का जाके जो है मिल रही है, तो इस बिंदु पर जो है यहाँ पे जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे जी? इसी को हम लोग जो है कोण बोलेंगे। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक ही आदि बिंदु वाली दो किरणों के सम्मिलन का कहते हैं जी कोण कहते हैं। यानी कि एक आदि बिंदु पर जो है दो किरण जहां पे सम्मिलित तो होगा, ठीक है, तो वहीं पे क्या बनेगा जी, यहाँ पे कोण बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। इसी को क्या बोलते हैं जी, हम लोग कोण बोलते हैं। अब देखो कोण का हम लोग जो है क्या करेंगे जी, माप यहाँ पे देखेंगे कोण का माप। तो किरण देखो ओए जो है यहाँ पे जो है किरण के आधार पर दिया है, बात को समझो ध्यान से। जैसे देखो यहाँ पे जो है एक रेखा हम ले लेते हैं, इसी के आधार पर लेते हैं। ओए का किरण ओबी की ओर घड़ी की सुइयों की गति के विपरीत दिशा में घूर्णन के माप को क्या कहते हैं जी, कोण कहते हैं। समझ ध्यान से। यहाँ पे मान लेते हैं इस किरण को ओए मान लेते हैं, इस किरण का क्या बोलते हैं जी, हम लोग ओए मान लेते हैं। ठीक है, और देखो ध्यान से हम लोग इस किरण को जो है ओबी मान लेते हैं। ठीक है, ओबी मान लेते हैं। अब देखो ओए के सापेक्ष जो है ओबी का जो घूर्णन हो रहा है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घूर्णन हो रहा है। ठीक है, तो घड़ी का जो सुई होता है वो आप लोग देखिएगा ऐसे घूमता है, ऐसे। ठीक है, हमने इसमें घूर्णन कराया है ऐसे। ठीक है, देखो ऐसे घूर्णन कराया है, तो घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जो है घूर्णन करा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कराने पर जो कोण बना है, इसी को क्या कहेंगे, इसी को जो है कोण का माप कहेंगे। ठीक है, जितना यहाँ पे घुमा होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी, यहाँ पे कोण का माप बोलेंगे, कोण का माप। और जो है जब भी माप करेंगे तो कोण का माप जो है या तो डिग्री में करेंगे या फिर जो रखना रेडियन में भी करते हैं, रेडियन में करते हैं।
ध्यान रखना कोण का जो है ए सही मात्रक है, कोण का जो है ए सही मात्रक जो होता है कोण का, ठीक है, कोण का जो है सही मात्रक होता है, ए सही मात्रक जो होता है वो रेडियन ही होता है। लेकिन आप लोग जो है डिग्री में करोगे, ध्यान रखना आप लोग कहाँ करोगे जी, डिग्री में करोगे, क्योंकि अभी 9th क्लास में हो 10th क्लास में हो, तो आप लोग जो है डिग्री आपके लिए जो है सबसे सुविधाजनक होगा, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स में जो है दिया होता है चांद, ठीक है, और चांद जो होता है वो डिग्री में ही आपको दिखाता है, तो आप लोग डिग्री में ही अभी मापना सीखो, ठीक है, क्या करना जी, डिग्री में ही मापना सीखो, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे जी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे जो है मुड़िया पर जो है 0 टाइप का दिया रहता है, इसको डिग्री शुरू कर, जैसे देखो 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का जी करेंगे जी, यहाँ पे जो मुड़ी पर 0 लगा देंगे, 40 डिग्री को मुड़ी पर 0 लगा देंगे, 90 डिग्री को है मुड़ी पर 0 लगा देंगे, है जो है मुड़ी पर जो 0 लग रहा है ना छोटा सा, ठीक है, इसी को हम लोग डिग्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, तो इसको ऐसे सूचित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या आप लोग को मेरा बात समझ में आ गया जी, आपको कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखो 360 डिग्री कोण किसको बोलेंगे, तो जब कोई किरण जो है ओए, एक मिनट, ठीक है, इस बात को जो है हम समझाते हैं अपने तरीके से, इस बात को हम अपने तरीके से समझाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है एक किरण ले लेते हैं, एक किरण ले लेते हैं, ठीक है, जिसका नाम दे दिया यहाँ पे क्या चीज, ओबी, ओ ए नाम दे दिए। अब एक दूसरा किरण ले लेते हैं ओबी, ठीक है, और उस किरण को जो है ऐसे घुमा रहे हैं एक चक्कर, है यहाँ पे बिंदु ओ के अनुदिश से घुमा रहे हैं, ठीक है, एक चक्कर जो है ऐसे घुमा लेते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, एक चक्कर इसको जगह किए जी घुमा लिए, तो वैसी स्थिति में जब घूर्णन होगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो घूर्णन होगा, तो एक चक्कर जो घूर्णन होगा ना जी, इसी में जो है आपका बनेगा 360 डिग्री का कोण, क्या बनेगा जी, 360 डिग्री का कोण इसी में बनेगा। एक चक्कर पूरा का पूरा लगाना होगा, जैसे इस रेखा यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये स्थिर रेखा हो गया, ठीक है, दूसरा रेखा ले लेते हैं ओबी, और इस रेखा का करते हैं जी यहाँ पे जो है एक चक्कर लगवा देते हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जी फिर वापस से जो है यहाँ पे बिंदु बी आ जाएगा, है नहीं कि ओबी रेखा जो है वापस से आ जाएगा एक चक्कर मारने के बाद, ठीक है, तो क्या होगा जी यहाँ पे पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने पर जो है जितना कोण बना उसी को हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, 360 डिग्री का जो है कोण इसको हम लोग बोलेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पूर्ण घूर्णन को जो है 360 भाग में अगर बांट देंगे तो प्रत्येक भाग का कहलाएगा जी 1 डिग्री का भाग कहलाएगा। अगर जो है पूरा का पूरा घूर्णन को है, पूरा का पूरा घूर्णन को 360 भाग में बांट दिए, 360 भाग में अगर बांट दिए तो एक एक जो भाग प्राप्त होगा उसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, 1 डिग्री हम लोग जो है बोलते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री जो होता है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा एडवांस चीज बता रहे हैं, इसको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है, जिसको हम लोग जो है 60 पर एक जो है खाली डैश लगा देंगे तो 60 मिनट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो अब एक जो है मिनट का जो होगा, 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकंड या फिर जो है 60 का जी इस पर जो है डबल डैश लगा देंगे, इतना का होता है। तो ऐसे समझो, अब जो 1 डिग्री हुआ, इसे मान के चलो यहाँ पे समझो ध्यान से, है तो 360 डिग्री हो गया। अब इसको जो है 360 भाग में बांटे तो उसमें से एक भाग जो प्राप्त होगा, जो एक भाग प्राप्त होगा, जो इसे एक भाग प्राप्त हुआ ना जी, एक भाग प्राप्त हुआ, इसको हम लोग 1 डिग्री बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, 1 डिग्री बोलेंगे। अब इसको अगर जो है 60 भाग में बांट दिए, 60 भाग में बांट दिए, 60 भाग में, तो उसमें से जो एक भाग होगा, जो उसमें से एक भाग होगा, जो उसमें से एक भाग होगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है 1 मिनट बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, 1 मिनट बोलेंगे। और जब 1 मिनट को हम जो 60 भाग में बांटेंगे, ठीक है, तो उसमें से एक जो भाग होगा उसको हम लोग 1 सेकंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, 1 सेकंड बोलेंगे। एक्चुअल में यहाँ पे जो है मिनट जो सेकंड हो रहा है, जो मिनट या सेकंड जो हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट ऐसे कर रहे हैं, ये एक्चुअल में कोण के ही माप को दिखाता है। ऐसा मतलब समझना किसी जी समय को दिखाने लगा, ठीक है, ये कोण के माप को दिखाता है। ये बहुत मोटा बात बता रहे हैं, ठीक है, कोण का माप को दिखाएगा, कोण का माप को दिखाता है। इसको पढ़ते मिनट सेकंड है, ध्यान रखना, लेकिन होता नहीं है, ये कोण के माप को दिखाता है। एक बार फिर से समझो ध्यान से, हमने जो है 360 डिग्री जो है कोण बनाया, इसमें से 360 भाग में बांटा तो एक भाग जो हुआ हमारा 1 डिग्री हुआ। अब इस 1 डिग्री को हमने जो है 60 भाग में बांटा, 1 डिग्री को 60 भाग में बांटने पर जो उसमें एक भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे 1 मिनट, और जो 1 मिनट होगा उसको अगर 60 भाग में बांट दे तो होगा 1 सेकंड होगा, क्या होगा जी, 1 सेकंड होगा। इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मिनट को बांटेंगे तो सेकंड में बटेगा, इस बात को ध्यान रखना। डिग्री से 60 भाग में बांटेंगे तो मिनट, समझो ध्यान से, यहाँ पे समझो भाई, 1 डिग्री को जो है 60 भाग में से एक भाग, ठीक है, क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है 1/60 भाग करेंगे, 1/60 भाग निकालेंगे, यानी कि इसको 60 भाग बांटे, उसमें से एक भाग अगर बताएंगे तो वो 1 मिनट होगा, 1 मिनट होगा, ठीक है। इस 1 मिनट को जो है हम लोग अगर 60 भाग में बांट दें, 60 भाग में बांट दें, ठीक है, तो उसमें से जो एक भाग होगा वो एक का होगा जी सेकंड कहलाएगा। इस बात को जो है ध्यान रखना, ये कोण को ही बताता है, यानी कि 1 सेकंड का जो कोण होगा वो बहुत ही छोटा कोण होगा, बहुत छोटा कोण होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना।
बहुत छोटा कोण हो। क्या आप लोग जो है मोटा मोटा बात को समझे? क्या है मोटा मोटा बात को समझे? इस बात को बताओ जल्दी से, मोटा मोटा बात समझे? आपको जी सर बिल्कुल समझे। आपके ज्योमेट्री में जो है वो प्रोटेक्टर दिया होगा। क्या दिया होगा जी? प्रोटेक्टर, जिसको हम लोग चांद बोल देते हैं। वही उसी से जो है आप लोग कोण को माप सकते हो। ठीक है, उसी से क्या कर सकते हो जी? कोण को माप सकते हो। प्रोटेक्टर आपको जो है माने कि दिया होगा। देखो ध्यान से, कोण के प्रकार में चलते हैं तो कोण का प्रकार बहुत सारा होता है, जिससे प्रमुख जो है इस तरह से है। तो देख लो ध्यान से, एक न्यून कोण होगा। जो न्यून कोण होता है वो 0 डिग्री से जो है बड़ा कोण होता है। ठीक है, और यहाँ पर जी 90 डिग्री से जो है छोटा कोण होता है। तो वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे जी? न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? न्यून कोण बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। जो समकोण होता है, समकोण यानी कि राइट एंगल जो होता है, वो क्या होता है जी? 90 डिग्री के बराबर ही होता है। तो वैसा कोण जिसका माप जो है 90 डिग्री हो, उसे हम लोग जो है समकोण बोलेंगे। और ये ध्यान रखना, हमेशा एल शेप में दिखता है। किस शेप में दिखता है जी? एल शेप में दिखता है। और इसमें जो है यहाँ पे चरखुटा कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? चरखुटा। गोल नहीं बनाते हैं, चरखुटा बना देते हैं, चरखुटा बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर समझो, अधिक कोण जो होता है, इसमें जो कोण का माप होता है 90 डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, और ध्यान रखना हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है। तो वैसा कोण ध्यान रखना, वैसा कोण जिसमें क्या हो जी? जिसमें जो है ध्यान रखना, यहाँ पे जो कोण होगा 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे जी? अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अगर यहाँ पे जो हम बात करें, यहाँ पे बात करें पुनर्युक्त कोण को बात करें, यानी कि रिफ्लेक्सिव एंगल का बात करें। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी? देखो, अगर 180 डिग्री से बड़ा कोण हो, 180 डिग्री से क्या हो जी? बड़ा कोण हो। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ा कोण हो। और ध्यान रखना का जी, ये जो है 360 डिग्री से अगर छोटा कोण हो, 360 डिग्री से का जी छोटा कोण हो, तो इसको बोलेंगे जी यहाँ पे जो है पुनर्युक्त कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? पुनर्युक्त कोण बोलेंगे। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जो रिजु कोण होगा, रिजु कोण ध्यान रखना, वो 180 डिग्री के बराबर ही होगा। जो रिजु कोण होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ध्यान रखना, अगर 180 डिग्री कोण बना लेते हैं तो क्या कहेंगे? जिसको रिजु कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसको रिजु कोण कहेंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये क्या है जी? रिजु कोण है, जिसका माप जो है 180 डिग्री होता है। रिजु कोण का माप कितना होता है जी? 180 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखना, 180 डिग्री। ठीक है, रिजु कोण का होगा जी? रिजु कोण जो होगा, रिजु कोण जो होगा, इसका माप कितना होगा जी? 180 डिग्री होगा। यानी कि कहीं पे 180 डिग्री कोण बन रहा है, मतलब कि वो रिजु कोण है। अगर यहाँ पे बात करें पूर्ण कोण का, देखो ध्यान से, पूर्ण कोण जो होगा वो 360 डिग्री का होगा। यानी कि जो है अगर एक चक्कर पूरा का पूरा लगा लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 360 डिग्री कोण बनेगा। और इसी कोण को बोलेंगे पूर्ण कोण बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे। अब इसको याद रखना जो है बहुत मुश्किल काम है, इसीलिए क्या करेंगे जी? हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे। ठीक है, मास्टर ट्रिक बताएंगे, मास्टर ट्रिक बताएंगे। ध्यान रखना, देखो ध्यान से जी, आप लोग जो है यहां पे क्या करना, समझो ध्यान से। एक जो है मास्टर ट्रिक बता देते हैं, आप इससे जो है आराम से कोनों को जो है ज्ञात कर पाओगे, आराम से कोनों को जो है ज्ञात कर पाओगे। इस बात को समझो, समझोगे तो समझ में आएगा, नहीं समझोगे नहीं समझ में आएगा। देखो ध्यान से, इसको 0 मान लो, 0 डिग्री है। ठीक है, और ई जो है आपका 90 डिग्री होगा, और ई जो है आपका 180 डिग्री होगा, और ये क्या होगा जी? यहाँ पे जो है 270 डिग्री होगा। ठीक है, और फिर वापस यहाँ पे आओगे तो यहीं पे जो है क्या होगा जी? यहाँ पे जो है 360 डिग्री हो जाएगा। यहीं पे क्या हो जाएगा जी? 360 डिग्री होगा। एक चक्कर लगा लोगे तो, ठीक है, एक चक्कर लगा लोगे तो क्या हो जाएगा जी? 360 डिग्री हो जाएगा। यहीं पे 360 डिग्री एक चक्कर लगाओगे तो। इतना बात क्लियर है? 0 हो गया, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270 होगा, यहाँ पे जो है 360 वापस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है समझने का प्रयास करो। यहाँ पे जो है हम कैसे लिखेंगे इसको? 360 है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक चक्कर लगाओगे तब 360 होगा। स्टार्ट 0 से किया और एक चक्कर लगा दिया, 360 हो गया। अब देखो, जो इस भाग में जितना कोण बनेगा ये सब जो है न्यून कोण होगा। इस भाग में जितना कोण बनेगा सब क्या होगा जी? न्यून कोण होगा। क्योंकि देखो ध्यान से, 0 से बड़ा कोण है, 90 डिग्री से छोटा कोण है, तो ये न्यून कोण होगा। 90 डिग्री के बराबर ही अगर हो जाए तो इसको बोलेंगे समकोण। क्या बोलेंगे जी? इसको हम लोग समकोण बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। अब सुनो ध्यान से जी, समकोण हो गया। समकोण से अगर बड़ा हो और क्या जी है रिजु कोण से छोटा हो, है जो है रिजु कोण होगा, क्या होगा जी? 180 डिग्री होगा, वो रिजु कोण होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो समकोण से बड़ा हो, रिजु कोण से छोटा हो, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि इस क्षेत्र में जो बनेगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण होगा, त्रिभुज नहीं अधिक कोण होगा।
ठीक है। अब देखो भाई 180 से बड़ा और 360 से जो छोटा होगा, ये पूरा का पूरा जो कोण होगा, पूरा का पूरा जो कोण होगा, पूरा का पूरा कोण ध्यान रखना, ठीक है, 360 से छोटा होना चाहिए। ये जो होगा आपका पुनरुक्त कोण होगा, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा। अब हिंदी नहीं लिखना है तो रिफ्लेक्सिव हम इंग्लिश में लिख देते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा जी बाबू? रिफ्लेक्सिव एंगल होगा, इस बात को ध्यान रखना। 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है तो रिफ्लेक्सिव एंगल है। जो 360 डिग्री का जब कोण बन जाएगा तो इसको बोलेंगे पूर्ण कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? पूर्ण कोण बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो आपने कितना कोण पढ़ा जी? 1 2 3 4 5 6 कोण आपने पढ़ा, ठीक है, और 6 कोण जो है यहाँ पे है, आप लोग ध्यान रखना। तो देखो ध्यान से, न्यून कोण का परिभाषा क्या होगा जी? वैसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण कहलाएगा, ठीक है। समकोण क्या होगा जी? वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहलाएगा। अधिक कोण किसको कहेंगे जी? तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाएगा, ठीक है। ऋजु कोण किसको कहेंगे जी? वैसा कोण जिसका माप जो 180 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे जी? ऋजु कोण बोलेंगे, ठीक है। तो जी रिफ्लेक्सिव एंगल किसको बोलेंगे जी? पुनरुक्त कोण किसको बोलेंगे जी? तो वैसा कोण जिसको क्या चीज हो जी? 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, तो क्या कहेंगे उसको? रिफ्लेक्सिव एंगल बोलेंगे, ठीक है। और देखो 360 डिग्री वाला कोण क्या बोलेंगे हम लोग जी? पूर्ण कोण बोलेंगे। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए जी? तो 6 का 6 परिभाषा जो है आप लोग ऐसे उंगली पे याद रख सकते हो, बस एक फिगर पे, बस एक फिगर पे आप लोग याद रख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि सारा कोण जो है आप लोग समझ चुके हो, सारे के सारे जो है कोण आपने जो है समझ लिया है, ठीक है, समझ लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग जी पूरक कोण और संपूरक कोण पे आते हैं। किस पे आते हैं जी? पूरक कोण संपूरक कोण पे आते हैं। और ये जो है वीवीआई आपका, ये क्या है जी? वीवीआई है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी ना है, ये जो है एकदम वीवीआई है, इस बात को ध्यान रखना। देखो ध्यान से, पूरक कोण किसको बोलते हैं? तो दो वैसे कोण जिसका योगफल जो है क्या जी? 90 डिग्री हो, वो आपस में पूरक कोण या फिर लंब पूरक कोण कहलाता है। यानी कि दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो वो जो है दोनों आप एक दूसरे का होगा जी, यहाँ पे जो है पूरक कोण कहलाएगा, यानी कि जो है कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है एक कोण जो है 30 डिग्री का है, ध्यान रखना, और एक कोण जो है 60 डिग्री का है। तो देखो दोनों कोणों का फल कितना है जी? 90 डिग्री हुआ, 60 है 30 90 हुआ, तो एक दूसरे का होगा जी पूरक कोण कहलाएगा। यानी कि 60 का पूरक कोण 30 है, तो 30 का पूरक कोण क्या होगा जी? 60 होगा। एक दूसरे का पूरक कोण है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, अगर जो है आपको पूरक कोण ज्ञात करने के लिए कहे, ठीक है, तो देखो ध्यान से, थीटा का जो पूरक कोण होगा, थीटा का जो पूरक कोण होगा, हमेशा ध्यान रखना 90 में से जो है थीटा को घटाना पड़ेगा, 90 में से जो है थीटा को घटाना पड़ेगा। जिस कोण का भी पूरक कोण ज्ञात करना हो 90 में से घटा लें। जैसे मान लो कोई पूछे आपसे कि 40 डिग्री का पूरक कोण बताओ, तो 40 डिग्री का जो पूरक कोण होगा 90 में से 40 घटाने पर आएगा, तो 90 में से 40 घटाओगे तो 50 आएगा, यानी कि 40 डिग्री पूरक कोण का होगा जी 50 डिग्री होगा। अगर मान लो कि 20 का पूरक कोण कोई पूछ रहा है, तो क्या करोगे? 90 में से 20 घटा लोगे, तो 20 घटाओगे तो कितना होगा? 70 होगा, यानी कि 20 का पूरक कोण 70 होगा, ठीक है। अगर कोई 70 का पूरक कोण पूछेगा तो यहाँ पर 70 लिखोगे, तो 90 में से 70 घटाओगे तो 20 आएगा, यानी कि 70 का पूरक कोण जो है 20 होगा। तो इस तरह से जो है आप लोग पूरक कोण ज्ञात कर सकते हो, इस तरह से जो है आप लोग पूरक कोण ज्ञात कर सकते हो। किसी भी कोण का पूरक कोण ज्ञात करने के लिए 90 में से उस कोण को घटा देना, 90 में से उस कोण को घटा लेना, इस बात को ध्यान रखना। पूरक कोण किसको बोलेंगे जी? तो दो कोणों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम लोग जो है पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पूरक कोण बोलते हैं। इस बात को जो है आप लोग ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे संपूरक कोण को किसको देखना है जी? संपूरक कोण को देखना है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। देखो तो जब दो कोण को जोड़ेंगे है, दो कोण को जोड़ दिए, ध्यान रखना, ठीक है, दो कोण को जोड़ दिए तो वैसे स्थिति में क्या आ गया जी? 180 डिग्री योगफल आ गया। जैसे देखो ई जो है 70 डिग्री का है और ई जो है 110 डिग्री के कोण है, ठीक है। तो दोनों कोण को जोड़ने पर देखो 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या जी? इसका संपूरक कोण ए होगा और इसका संपूरक कोण ए होगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है ट्रिक का बात करें तो जब संपूरक कोण निकालना होगा, संपूरक कोण निकालना होगा, तो क्या कहेंगे जी? थीटा का संपूरक कोण क्या होगा? थीटा का जो है संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण क्या होगा? जरा सा बताओ, जरा सा बताओ। तो क्या कहेंगे जी? 360 कोण है, 180 में से जो है उस थीटा को घटा लेना। जैसे कोई पूछे आपसे कि बताओ बबुआ, मैंने कहा जी बताओ बबुआ 80 डिग्री का जो है पूरक कर संपूरक कोण क्या होगा? 80 डिग्री का संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करेंगे जी? यहाँ पे जो है 180 में से 80 को घटा लेना होगा, 180 में से 80 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 80 का संपूरक कोण जो होगा वो 180 में से 80 घटाओगे तो 100 होगा, यानी कि 100 और 80 को जोड़ने पर 180 आता है। तो इसलिए क्या होगा जी? 80 डिग्री का जो है संपूरक कोण हो जाएगा। 80 डिग्री संपूरक कोण क्या होगा जी? 180 माइनस में जो है 80 होगा, 180 माइनस में 80 बराबर में जो है 100 डिग्री होगा।
क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे जी? अगर जो है 70 डिग्री का जो है संपूरक कोण निकालना चाहेंगे तो 180 में से जो है आप लोग 70 घटाओगे तो आएगा 110, यानी कि जो है 110 डिग्री होगा। तो 70 का संपूरक कोण 110 डिग्री, 80 का संपूरक कोण 100 डिग्री। इस तरह से जो है आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि पूरक कोण और संपूरक कोण जो है आपने समझ लिया है और अब ये चैप्टर जो है पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। इतना सारा चीज था, बताओ कहीं पे पैड बैच में मिलता है क्या? ठीक है, आपने जहां जहां पढ़ा होगा पहले, क्या इतना चीज मिला होगा? कहीं देखो तो इतना चीज मिला होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि फ्री जो है नाम का चीज है बस, कि फ्री है। ठीक है, लेकिन फ्री में इतना चीज हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं, इतना चीज पढ़ा देते हैं, ठीक है, जो कि आपको कहीं पे जल्दी पैड बैच में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए बबुआ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और पढ़ो एक बार। प्लेलिस्ट जो है पढ़ो, आपको हर एक चैप्टर का एक है वो लेक्चर मिलेगा जहां पे पूरे पूरे जो है चैप्टर खत्म रहेंगे। उसमें इतना ज्यादा कंटेंट होगा कि आप जो है एकदम आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, आपके होश उड़ जाएंगे कि कोई फ्री में इतना कुछ कैसे पढ़ा सकता है, वो भी एक एक लेक्चर में कैसे पढ़ा सकता है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं लेकिन मजेदार होता है। मेरा एक एक लेक्चर जो है आपके लिए शानदार होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ चुके हो। पीडीएफ जो है आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा और बाकी जो है वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। जाओ इस चैनल के प्लेलिस्ट में देखो, नायक बैच का जो है मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट बना होगा, 9th क्लास का पूरा पूरा किताब उसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। ओके बाय, मिलते हैं आप लोगों से।